जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार रैंकर्स जी के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। सफलता के इस महाअभियान में दोस्तों आज हम यूपी पुलिस री एग्जाम टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट लेके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। इसके पहले दोस्तों 1-2 दिन की छुट्टियां लगी हैं, जिसमें कारण था कि मैं अस्वस्थ था। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर इस टेस्ट सीरीज को आपको कंटिन्यू रखना है तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया करें। दैट्स अ मोटिवेशन फॉर द टीचर। ठीक है, तो इतना करें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट सीरीज को। और देखिए, अगर आप नए हैं, पहला टेस्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है, अन्यथा इस टेस्ट के बाद उसे देख के आगे बढ़िएगा। चलिए तब चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। सामान्य ज्ञान के संविधान से संबंधित यह प्रश्न है, इसको अटेंड कीजिए। आपके लिए प्रश्न पढ़ देता हूं मैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? ए है प्रस्तावना को, बी है मूलाधिकार को, सी है नीति निर्देशक तत्व को, डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना को। तो अब प्रस्तावना से जुड़ी हम 10-15 महत्वपूर्ण बातों के ऊपर बात करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, लेकिन कहा किसने? ऐसा अगर आपसे प्रश्न बने तो आपका जवाब होना चाहिए ठाकुर भार्गव दास ने। क्या होगा दोस्तों? ठाकुर भार्गव दास। ठीक है, तो आप नोट भी बनाते रहिए। ठीक है, ठाकुर भार्गव दास अपने कॉपी में लिख के चलिए अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए यहीं पे कि संविधान की प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने कहा है? ठीक है, तो पहचान पत्र दोस्तों N.A. पालखीवाला ने कहा है। किसने? N.A. पालखीवाला ने। ठीक है, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। चलिए, अगर पूछ लिया जाए कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है, तो दोस्तों नाम याद रखेंगे K.M. मुंशी। ठीक है, तो ये तीनों नाम आप बिल्कुल याद रखना। ठीक है, नोट आप साथ साथ में बना के चलिए। अब प्रस्तावना से रिलेटेड 1-2 बातें और जान लीजिए। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना जिस भाषा में लिखी हुई है, जैसे हम भारत के लोग, ऐसा एक स्टेटमेंट है ना, तो ये जो भाषा है ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो आप ऑस्ट्रेलिया को एग्जाम में ट्रिक करके आना। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान में, यह किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो मत भूलना आप यूएसए को। ठीक है, यूएसए को बिल्कुल भी मत भूलना। अगर पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना को पहली बार किस संविधान सभा में रखा गया था सामने, और किस रूप में रखा गया था, तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा उद्देश्य संकल्प के रूप में इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, और प्रस्तावना के रूप में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा डेट प्रमुख है, तो 22 जनवरी प्रमुख है। ठीक है, इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और ये किसका उद्देश्य संकल्प है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, चलिए इतनी बातों के बाद एक बात और याद रख के चलिएगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं, तो दोस्तों मात्र 1 संशोधन हुआ है। और कब हुआ था? तो दोस्तों हुआ था ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह हुआ था। और किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? ऑप्शन आपके सामने है, इसको पढ़िए। एक है एक अर्ध संघ, ठीक है, बी है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, सी है राज्यों का एक यूनियन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक संघ। ठीक है, राज्यों का एक यूनियन और राज्यों का एक संघ, बात एक ही है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है यह बात, तो दोस्तों अनुच्छेद 1। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करके बढ़िएगा। देखिए, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक किए बगैर मत आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताइए। ठीक है, ए है यह एक मौलिक संविधान है, बी है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, सी है यह दूसरे देशों के संविधान से बिल्कुल
दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, डी है उपयुक्त सभी कथन गलत है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। भारतीय संविधान दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, न कि नकल किया गया। ठीक है, बिल्कुल टू कॉपी नहीं रखा गया है, आप इस बात को खारिज कर देना। यह दूसरे देशों के संविधानों के प्रावधानों को, ठीक है, उनको ना कुछ सुधार करके अपने देश के संविधान में लिए गए हैं। ठीक है, इसलिए यह केवल प्रभावित है, टू कॉपी नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल देख के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए, पार्लियामेंट को बोलते हैं संसद। ठीक है, और सिस्टम का मतलब क्या होता है, व्यवस्था। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संसदीय व्यवस्था की जो प्रणाली है ये भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन को मत भूलना आप। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लूं मैं प्रश्न कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो वो मत भूलिएगा, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रपति का पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो भी दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर आपसे मैं प्रश्न पूछ लूं जो नीति निर्देशक तत्व है जिसको डीपीएसपी कहते हो आप, वह किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो आयरलैंड को नहीं भूलना है। ठीक है, तो इतनी बातें आप इस क्वेश्चन में रिवाइज करके आगे बढ़ना। ठीक है, तो आप ये मत सोच के चलना कि कम समय में क्वेश्चन कम हो रहे हैं। अभी तक हमने देखिए 3 प्रश्नों किया, लेकिन 3 प्रश्न के पीछे हमने लगभग 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो यह अपने दिमाग से निकाल देना कि आप कम प्रश्न कर पा रहे हो। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं, बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ए है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और डी है 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे कितने 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, जब अंतिम रूप से संविधान क्या हुआ, पारित हुआ। ठीक है, अब अगर पूछ लिया जाए प्रश्न कि वर्तमान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, तो लगभग 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ये मत भूलना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है, बताइए। राज्य लोक कल्याण की संकल्पना कहां पे सम्मिलित है, बताइए। ए है संविधान की प्रस्तावना में, बी है संविधान की दूसरी अनुसूची में, सी है संविधान की तीसरी अनुसूची में, डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है क्या, राज्य लोक कल्याण की संकल्पना। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखना। ठीक है, अगर आपसे मैंने पूछ लिया कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है, तो हमने देखा कि आयरलैंड से। अगर यहीं पे मैं पूछ लूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 के अंतर्गत यह आपको संकल्पना देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से हम देखेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है देखिए, यानी छठा प्रश्न, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल है, ये सफल नहीं है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। ठीक है, तो बताइए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो बताइए इसमें किस सेक्टर का सबसे अधिक योगदान है दोस्तों। ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीयक क्षेत्र, सी है तृतीयक क्षेत्र, डी है सार्वजनिक क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है, बताइए। देखिए वैसे इसमें ना तृतीयक सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा दुविधा में डालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र में आता क्या है दोस्तों, सर्विस। क्या आता है, सेवा क्षेत्र। ठीक है, और भारत के राष्ट्रीय सकल उत्पाद में सबसे अधिक योगदान सर्विस सेक्टर का है, लगभग कितना है दोस्तों, 60% का। ठीक है, आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत के जीडीपी में किस सेक्टर का सबसे अधिक योगदान है, तो दोस्तों वो भी होगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो आप भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। अब इन 4 यहाँ पे देखिए 4 सेक्टर होते हैं मुख्यतः, उनके ऊपर हम बात करके आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र पे। तो दोस्तों इसके बारे में, अगर कृषि यानी कि सबसे पहले आपको चाहिए भोजन, ठीक है, और भोजन के लिए करना होगा कृषि, तो कृषि आपका हो जाता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेड कॉलर जॉब होती है, ठीक है, रेड कॉलर जॉब ये किस सेक्टर में आता है। तो दोस्तों रेड कॉलर का मतलब, जैसे मान लो अगर आप कृषि फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके गार्जियन, ठीक है, जब खेत में काम करके आते हैं दोस्तों तो उनकी कॉलर ना पसीने से लाल काली पड़ जाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर रेड देखेंगे क्योंकि हमारी पसीने से आयरन निकलता है और आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके वो लाल रंग का इफेक्ट देता है, ठीक है। तो याद रखना प्राथमिक क्षेत्र। अगर व्हाइट कॉलर जॉब की बात हो दोस्तों तो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। व्हाइट कॉलर जॉब यानी सफेद कॉलर का जॉब किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में। अब यहाँ पे देखिए प्राथमिक में हमने कृषि देख लिया, ठीक है, और द्वितीयक में क्या आएगा दोस्तों, द्वितीयक में आएगा विनिर्माण, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह होता है ना, तो वो आ जाता है आपका द्वितीयक सेक्टर में, ठीक है। और तृतीयक सेक्टर में जैसे आप मोबाइल चला रहे हो, है ना, तो आप सेवा पाने के लिए देखिए कोई भी कंपनी आपको सेवा ही देती है, अन्यथा मोबाइल क्यों चलाओगे आप। अगर आप बस में बैठ के जाते हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो सेवा मिलता है, तो ये हो जाता है दोस्तों सेवा क्षेत्र और ये हो जाता है आपका तृतीयक सेक्टर, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ सेक्टर, क्या इसमें फोर्थ सेक्टर की बात नहीं हुई है, तो जो 3D प्रिंटिंग होता है दोस्तों, आजकल 3D प्रिंटिंग आप जाके ब्राउज कर लेना। 3D प्रिंटिंग में होता क्या है, माल मटेरियल एक मशीन में रख दिया जाता है, ठीक है, और उसमें ना प्रोग्राम डाल दिया जाता है कि क्या बनाना क्या है, तो उसके बाद प्रोग्राम को रन कर दिया जाता है और क्या होता है, हूबहू जैसा आपने फोटो डाला है, जैसा प्रोग्राम डाला है वैसा ही प्रोडक्ट बन के निकल जाता है, तो वो आता है आपके फोर्थ सेक्टर में। तो इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं और इतनी जानकारी पर्याप्त है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने ऐड किया है। तो ए है संरचनात्मक बेरोजगारी, बी है खुली बेरोजगारी, सी है अदृश्य बेरोजगारी, डी है घोषणात्मक बेरोजगारी। तो दोस्तों आज आपको ना सारी बेरोजगारियां पता चल जाएगा ठीक है। तो आज इसमें देख लो, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य बेरोजगारी। और इस बेरोजगारी को हम बोलते हैं एक और विशेष नाम से जिसको बोलते हैं प्रच्छन्न, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में प्रच्छन्न करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तो दोस्तों जो एग्रीकल्चर में बेरोजगारी आती है, जो कृषि में बेरोजगारी आती है, काम कम होता है, 10 हाथ लगे होते हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, जैसे आजकल देख लो, अगर किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, ठीक है, 100-150 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसी मशीन ला के रख दी गई जो 100-150 लोगों का काम कर सकती है, तो वहाँ पे बाकी 1-2 लोगों का काम रहेगा, बाकी लोग तो बेरोजगार हो गए। तो दोस्तों उस प्रकार की बेरोजगारी को बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। खुली बेरोजगारी क्या होती है, देखिए खुली बेरोजगारी क्या होती है, जैसे मान लो अगर आप एक इंजीनियर हो, राइट, और योग्यता होते हुए भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, या फिर नौकरी मिल भी रही है तो उस पद पे नहीं मिल रही है जितनी कि आप योग्यता रखते हो, ठीक है, तो उस प्रकार की बेरोजगारी को बोलते हैं खुली बेरोजगारी, ठीक है। अब आते हैं घोषणात्मक बेरोजगारी पे। अब जैसे क्या है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, राइट, आपकी सैलरी थी 20,000, लेकिन आप 20,000 से सेटिस्फाई नहीं थे, आपने सैलरी बढ़वाने के लिए वो जॉब छोड़ दी और कुछ दिन के लिए आप बेरोजगार रहे, ठीक है, और मतलब हाई इनकम के लिए अगर आप तलाश कर रहे हो तो इस प्रकार की बेरोजगारी को बोलते हैं घोषणात्मक बेरोजगारी। उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझा पाने में ठीक हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, अगली बार आपको वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन करके मिलेंगी, राइट। अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो फीडबैक में बता देना, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 8 पे। चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। तो दोस्तों ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गया, तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। इसके रिपोर्ट के आधार पर क्या करता है नीति आयोग, गरीबी का आकलन करता है, ठीक है, निर्धनता का आकलन करता है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसी को हम इंग्लिश में NSSO बोल देते हैं, ठीक है। और इसको अब बताइए, अब इसका मतलब फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ले तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप फुल फॉर्म इसका बता देना, ठीक है। मान लो कि मुझे नहीं पता है, ठीक है,
तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर कोई आए तो उसको पता ना हो, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। और इसका गठन हुआ था 1950 में। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है स्टेट पीसीएस में, ठीक है, तो आप याद रखें। चलो प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों ये अभी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। 2019 का पेपर उठा के देखना, ठीक है। तो उसमें ये स्टेटमेंट पूछा गया है। तो ए है मार्शल, बी है क्राउथर, सी है क्रॉमर, डी है हैंसन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रॉमर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? बताइए। हार्ड करेंसी ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि हॉट मनी क्या होती है, हार्ड करेंसी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं हूं बताऊंगा अगर आपको नहीं पता। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ठीक है। तो एक सिंपल भाषा में समझ लो, जो विकसित देश हैं उनकी जो मुद्राएं हैं, जैसे डॉलर, ठीक है, यूरो, इनका ना डिमांड पूरे विश्व में बहुत अधिक है, लेकिन इनकी जो सप्लाई है वो कम है। तो इस प्रकार के मुद्रा को बोलते हैं हार्ड करेंसी, ठीक है। तो भूलना नहीं बिल्कुल भी। सॉफ्ट करेंसी इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल क्लियर कर लेना कि जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, ठीक है, तो उसको हम सॉफ्ट बोल देंगे। अगर मांग की अपेक्षा कम हो तो उसको हम हार्ड बोल देंगे। और हार्ड करेंसी की एक विशेषता और है, ये ना पूरे विश्व स्तर पर लगभग सभी देश स्वीकार करते हैं इस करेंसी को, ठीक है। तो इतना याद रखना। अब हॉट मनी की जिक्र मैंने कर दी थी, तो वो भी आप यहाँ पे सीख के चलो, ठीक है। हॉट मनी होती क्या है? तो दोस्तों जैसे होता क्या है, जो हमारा शेयर मार्केट है, ठीक है, जो स्टॉक है, स्टॉक मार्केट, तो उसमें क्या होता है ना, कुछ जैसे विदेशी लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको पैसे कमाने होते हैं, तो वो पैसे लाते हैं, ठीक है। और पैसे लाके जैसे मान लो अपने देश के शेयर मार्केट में या स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उनको एक दिन में ही प्रॉफिट कमा के ना भागना होता है। अगर 10 रुपए लाए, उनका 10 का 100 हो गया, तो उसी दिन वो क्या करेंगे, उस पैसे कुछ कोशिश करेंगे कि लेके भाग जाएं अपने देश, ठीक है। तो वो जो पैसा है जो भागने के लिए तुरंत पलायन करने की मतलब वो रखती है टेंडेंसी, ठीक है। टेंडेंसी का हिंदी होता है प्रवृत्ति, ठीक है। तो ऐसी मुद्राओं को दोस्तों बोल देते हैं हॉट मनी, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 अब देखेंगे हम भारत के भूगोल से, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 11 है क्या, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ठीक है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न, आर्यों ने, तुर्कों ने, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछे तो आंसर एक ही होगा दोस्तों, खैबर दर्रे से, ठीक है। अब दर्रे की बात हो रही है तो थोड़ा सा दर्रे पे बात करके आगे अगर हम बढ़ते हैं ना तो आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रों के ऊपर हम बात करके ही आगे बढ़ें तो सही रहेगा, ठीक है। और आपके लिए भी ठीक रहेगा कि आपको वो एक बारी फिर से रिवीजन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर है खैबर, और खैबर दर्रा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप जो दर्रा है इसका नाम है कराकोरम, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? कराकोरम दर्रा, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने को मिलता है बुर्जिला दर्रा, ठीक है। तो वर्तमान लद्दाख में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बुर्जिला दर्रा यहाँ पे देखने को मिलता है, बी मैंने बना दिया है, ठीक है। अब इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे पीर पंजाल दर्रा देखने को मिलता है, ठीक है। फिर से आते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे, तो जोजिला दर्रा देखने को मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। पेन इतना बारीकी चल नहीं पाएगा, तो जोजिला दर्रा यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको बनिहाल दर्रा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गए 4 दर्रे। अगर हम बात करें नीचे, यहाँ पे ये हो गए आपके दोस्तों कहाँ के, ये देखो जोजिला दर्रा दोनों के सीमा पे है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के। और इस समय बुर्जिला जो दर्रा है वो लद्दाख में चला गया है। पीर पंजाल है कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बाउंड्री पे, ठीक है। तो इतना आप याद रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे है सिपकिला दर्रा, जिससे होकर सतलज नदी प्रवेश करती है, ठीक है। तो सिपकिला दर्रा देख लिया। यहाँ पे है आपका कौन सा दर्रा दोस्तों? बारालाचला दर्रा, ठीक है, जहाँ से चंद्रभागा नदी निकलती है। इसका नाम क्या है? बारालाचला, ठीक है। इसका नाम क्या है? सिपकिला, ठीक है। तो आप देखिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बारीकी से लिखा नहीं जा सकता। यहाँ पे है दोस्तों रोहतांग दर्रा, ठीक है। तो ये बात आपने याद कर ली होगी। अब हम यहाँ उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं प्रमुखतः, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाता है माना, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है नीति, और यहाँ पे देखने को मिल जाता है लिपुलेख, ठीक है।
इतना दर्रा आप देख लीजिए, बाकी के दर्रे हम आगे देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। भारत की सबसे अधिक नौकागम्य 2 नदियां हैं, बताइए कौन कौन सी? ए है कावेरी और गोदावरी, बी है गंगा और ब्रह्मपुत्रा, सी है गंगा और सिंधु, डी है ब्रह्मपुत्रा और यमुना। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अब देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्रा आई हैं तो गंगा के ऊपर हम बात करके चले तभी ठीक है। ठीक है, तो नदियों वाले सेशन में हम नदियां डिटेल से करेंगे। अभी फिलहाल आप गंगा के बारे में जानिए। भारत की सबसे लंबी नदी और 2525 किलोमीटर की, ठीक है, इसका लेंथ है, ये है गंगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा, भारत में सबसे अधिक कैचमेंट एरिया या फिर जलग्रहण क्षेत्र किस नदी का है, तो आंसर होगा गंगा। ठीक है, अगर आपसे मैं प्रश्न पूछ लूं, गंगा को राष्ट्रीय नदी का उपमा कब से मिला, ठीक है, या उपाधि कब से मिला? ठीक है, तो दोस्तों डेट याद रखना, 4 नवंबर कब से? 2008 से। ठीक है, तो ये डेट आप कॉपी में लिख लेना। अगर इसमें जो डॉल्फिन है, ठीक है, गंगा की डॉल्फिन, जिसको क्या मिल चुका है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा, यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा। ठीक है, कौन सा डॉल्फिन है दोस्तों? गंगा की डॉल्फिन। तो उसको कब बनाया गया? तो दोस्तों 2009 में गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव की उपाधि मिल गई है। ठीक है, इतना आप याद रखना। अब देखो ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे आया है तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में भी थोड़ा सा जान के बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब देखो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? बताइए माजुली किस नदी पर है? दोस्तों ब्रह्मपुत्रा पर है। कहाँ पे है? किस प्रदेश में है? असम में है। ठीक है, तो याद रखना। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे लंबा रोड रेल ब्रिज, यानी कि एक ऐसा पुल जिस पे लोग भी जा सकते हैं और जिसके ऊपर से ट्रेन भी जा सकती है, ठीक है, तो वो है ब्रह्मपुत्रा पर, जिसका नाम है बोगीबील। क्या नाम है दोस्तों? बोगीबील। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत थक गए होंगे। ठीक है, तो पानी वानी पी लीजिएगा। मेरे सेशन में मैं बोलता रहता हूं कि आप पानी पी के ही आगे बढ़िए। ठीक है, बोगीबील की अगर लेंथ पूछ ले दोस्तों तो 4.94 किलोमीटर हो गया है। पहले इसका लेंथ 4.31 था, लेकिन ये डाटा अपडेटेड है, आप देख लेना। ठीक है, चलिए अगर यहीं पे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नहीं तो एक ही प्रश्न पे अच्छा नहीं लगता। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। ठीक है, इससे 2-3 क्वेश्चन मैं करा के चलूंगा कि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जीवन में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील दोस्तों आपको देखने को मिलती है कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, और इसमें एक फेमस नेशनल पार्क है, नाम क्या है? इस लोकटक झील में एक पार्क है जिसका नाम है केमलंजाओ। ठीक है, तो आपको पता होगा। ठीक है, केमलामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, आप मैनेज करना, केमलामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, और इसको अन्य नामों से भी लोकल भाषा में जानते हैं, तो याद रखना। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि केमलामजाओ नेशनल पार्क में संघाई हिरन पाया जाता है, ठीक है, तो आप याद रखना कौन सा हिरन दोस्तों? संघाई या तो संगाई। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है केमलामजाओ नेशनल पार्क का? यह तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कैसा है? तैरता हुआ नेशनल पार्क। तो इतनी बातें आप याद रखना। अगर पूछ ले केमलामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, तो केमलामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील में है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। और संघाई हिरन भोंकता भी है। तो अगर पूछ ले भारत में एकमात्र झील या नेशनल पार्क या फिर प्रदेश जिसमें भोंकता हुआ हिरन पाया जाता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों केमलामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पे है? मणिपुर में है। किस झील में है? लोकटक झील में है। ठीक है, और यह नेशनल पार्क तैरता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 पढ़िए ध्यान से। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? ठीक है दोस्तों, अगर आपने फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ा होगा तो यह क्वेश्चन आपके लिए सरल होगा, अन्यथा मैं हूं। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना अब 33% अनिवार्य है प्रत्येक स्टेट के लिए। ठीक है, कि वह अपने वहां का फॉरेस्ट कवर या तो फिर इसको आप हिंदी में बोल सकते हो वनों का आवरण, इतना रखना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आपसे बनते ही बनते हैं। स्टेट पीसीएस में तो एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिस्कस करके ही आगे बढ़ें तो आपके लिए भी ठीक होगा और आपके एग्जाम के लिए भी ठीक होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं।
देखिए अगर इसमें प्रतिशत की दृष्टिकोण से पूछे प्रश्न कि सबसे अधिक वन प्रतिशत की दृष्टिकोण से किस राज्य में है, ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्रतिशत की दृष्टिकोण से, कि वहां पे जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसकी दृष्टिकोण से बात करें तो हो जाएगा आपका आंसर मिजोरम। कितना प्रतिशत है ऐसा पूछ ले तो 84.53%। ठीक है, चलो एक तो हो गया आपके लिए। दूसरा अगर प्रदेश पूछे तो अरुणाचल ले लेना, तीसरा पूछे तो मेघालय नोट डाउन करना, तीसरा के बाद चौथा मणिपुर, इसके आगे नहीं बढ़ेगा आपसे। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देता हूं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। ठीक है, चलो अब हम बात करें कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बात करें, ठीक है, ये तो था प्रतिशत की दृष्टिकोण से, तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दोस्तों हमारा पड़ोसी हो जाता है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी मध्य प्रदेश हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। अब यहीं पे एक बात और याद रख के चलिए, सबसे अधिक क्षेत्रफल तो देख लिया, सबसे अधिक प्रतिशत की दृष्टिकोण से देख लिया फॉरेस्ट कवर यानी कि वनों का आवरण। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे कम कहां पे है तो दोस्तों हरियाणा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना, सबसे कम कहां पे है, हरियाणा में लगभग 3.59%। ठीक है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 15। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो भारत की कृषि को दुष्प्रभावित करता है वो है वृष्टि। ठीक है, कभी होता है कभी नहीं होता है। ठीक है, कभी बहुत ज्यादा होता है तो कभी होता ही नहीं है, तो कभी सूखा कभी बाढ़, ऐसी स्थिति बनी रहती है। और इसीलिए भारतीय जलवायु को लुढ़कता हुआ लोटा या बिन पेंदी लोटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 में हम देखेंगे दोस्तों प्राचीन इतिहास से संबंधित अब प्रश्नावली। चलिए प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, देखिए हमने ना पूरा एकदम मर्ज कर दिया है सारे सब्जेक्टों को कि आपका होलिस्टिक अप्रोच में रिवीजन हो। ठीक है, तो प्रश्न आपके लिए पढ़ता हूं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के लोग मुद्राओं के निर्माण के रूप में किए थे? ठीक है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेलखड़ी के रूप में। कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों इसमें बताइए कौन था? तो इसमें जो राइट आंसर है उम्मीद है कि बहुत लोग दे पाएंगे। ठीक है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। ठीक है, अब अतिरिक्त जानकारी क्या है इनसे रिलेटेड, 1921 में तो इन्होंने खोज करी, किसका? हड़प्पा सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है यह दोस्तों यूपीएससी में स्टेटमेंट बना के पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो कारण है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा हुआ स्थल है। ठीक है, ये सबसे पहले खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये पहली स्थली है, इसलिए इसको प्रारूप स्थली भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, और पहले स्थल होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात तो आप याद रखेंगे। चलिए और कुछ बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पूछा जाता है दोस्तों कि कांसे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों कांसे की यानी ब्रॉन्ज की जो इक्का गाड़ी मिली थी वो कहाँ से मिली थी दोस्तों? वो मिली थी हड़प्पा से। तो कांसे की इक्का गाड़ी, देखो दोस्तों मेरा स्पीड थोड़ा सा अधिक होगा क्योंकि मुझे ना आपका रिवीजन कराना है कम समय में बहुत कुछ। ठीक है, तो आप ना खुद या तो वीडियो का स्पीड कम कर लेना, या तो आप एक बार लेक्चर अटेंड करने के बाद दोबारा से जब देखना तब नोट बनाना। ठीक है, तो कांसे की इक्का गाड़ी मिली थी। अगर पूछ ले आपसे प्रश्न कि उर्वरता देवी की जो मूर्ति मिली है, ठीक है, वो कहाँ से मिली है? तो उर्वरता देवी की मूर्ति दोस्तों मिली है हड़प्पा से। ठीक है, ये भी याद रखोगे आप। अगर पूछ लिया जाए प्रश्न जो कांसे का दर्पण मिला है वो कहाँ से मिला है दोस्तों? तो कांसे का दर्पण भी आपको हड़प्पा से मिला है, मछुआरा का चित्र भी हड़प्पा से मिला है, गरुड़ की मूर्ति भी हड़प्पा से मिला है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखना, आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए। और देखिए अगर आप थक जाते हैं ना सेशन में तो आप ना एक बार अपने लक्ष्य को देख लेना। ठीक है, और कंपटीशन देख लेना। ठीक है, तो अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, और देख लो ये पुलिस के लिए तो ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देते हो तो यह टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगा ही करेगा। तो जो आपके भाई लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या रेलवे या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें भी जोड़ो। ठीक है,
चलिए, इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक संस्कृत का काल। ठीक है, अगर इसमें ऋग्वैदिक काल की बात कर लें तो ऋग्वैदिक काल का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यहाँ पे एक दो प्रश्न मैं आपको बता के चलता हूँ। प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल की जानकारी मात्र ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, तो याद रखना। अगर पूछ लिया जाए उत्तर वैदिक काल, यानी कि उत्तर वैदिक संस्कृति का जो यहाँ पे कर्मकांड या फिर जो कुछ भी देखने को मिलता है, किन ग्रंथों से मिलता है दोस्तों? तो ऋग्वेद के बाद जो 4 वेद बचते हैं आपके, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों से हमें मिलता है जानकारी उत्तर वैदिक संस्कृति का। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो बताइए कौन सा था? देखिए, ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता के चलता हूँ। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दहसाला व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, ब्रिटिश काल में दहसाला व्यवस्था नहीं अपनाया गया था, यह अपनाया गया था अकबर के समय काल में। ठीक है, और आपको कहीं कहीं शेषा सूरी मिलेगा, लेकिन यह व्यवस्था पूर्णतः लागू किया गया था अकबर के काल में, यानी कि 1580 में इसे लागू किया गया था और 1573 के आसपास यह भू राजस्व व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो आप इन दोनों बातों को याद रखना। अगर पूछ ले कि दहसाला व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था, ठीक है, या फिर यह किसका विचार था, तो लागू किया गया था दोस्तों अकबर के द्वारा। और किसका विचार था पूछ ले तो अकबर के ही मंत्री थे राजा टोडरमल, तो उनका नाम आप सुने होंगे, तो राजा टोडरमल का यह विचार था। ठीक है, तो याद रखेंगे राजा टोडरमल। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इनके ऊपर बात कर लें, क्योंकि आपके मन में प्रश्न होगा कि सर इन तीनों के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अस्थाई बंदोबस्त जो है, ये जो रिवेन्यू कलेक्ट करने का या टैक्स कलेक्ट करने का जो व्यवस्था आया था, ये कौन लेके आया था? तो दोस्तों याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका नाम आप याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नाम तो याद रहेगा आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस का, मत भूलिएगा। ठीक है, अब कब लागू हुआ था ये? तो 22 मार्च 1793 को, तो 1793 याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछ लूं रैयतवाड़ी व्यवस्था किसका विचार था, तो आपने थॉमस मुनरो का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा भी गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसका देन है दोस्तों, तो ये है थॉमस मुनरो का। ठीक है, तो थॉमस मुनरो को भी आप याद रखेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जरूर याद रखेंगे। ठीक है, समय काल पूछ ले तो 1820। तो अब आगे एक बात और जान लीजिए, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखिए कौन? विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन था ये बताइए? भारत का प्रथम गवर्नर। ठीक है, तो अगर पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यह महलवाड़ी व्यवस्था किसने स्टार्ट की? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब स्टार्ट करी, इसको लागू कब करवाया? 1833 में। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, ठीक है, वह किसके बीच हुई थी? बताइए, वह किसके बीच चली थी टेलीग्राफ सेवा? तो दोस्तों ये टेलीग्राफ लाइन जो बिछी थी, यह बिछी थी आपके कलकत्ता और आगरा के बीच में। ठीक है, किसके किसके बीच में? कलकत्ता और आगरा के बीच में। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी लेंथ कितनी थी, तो दोस्तों याद रखना 800 मील। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दे रहा हूँ, पूछ ले तो क्या पता, है ना। अगर पूछ ले कि ये कब से मतलब काम करना स्टार्ट करी, तो 1854 से। ठीक है, 1853 में तो प्रावधान आया और बिछी, और 1854 से काम करना प्रारंभ कर दी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। अब हम देखेंगे स्टैटिक जीके, यानी कि विविध प्रश्नावली। अभी तक आपने जीएस देखा, तो बताइए पहला क्वेश्चन साइंस से है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, ऐसा क्यों होता है? आपको 46 डिग्री सेल्सियस में डाल दिया जाए तो क्या करोगे आप? आजकल एसी, कूलर, फैन ढूंढ रहे हो, राइट। तो दोस्तों उसमें होता क्या है, ऊंट जो है अपने शरीर का ताप ना लगभग 42 से 46 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लेता है। ठीक है, इसलिए वो अपने आप को इतना टेम्परेचर में कंफर्ट फील करता है। ठीक है, तो याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए।
किस वर्ष में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार में शामिल किया गया था? ठीक है, आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब से मिलना स्टार्ट हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 1968 ईस्वी से। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किस व्यक्ति को मिला था दोस्तों, तो रिचर्ड थ्विलर। ठीक है, नाम याद रखना, प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो रिचर्ड थ्विलर का नाम याद रखना। किस इकोनॉमिक्स में मिला था दोस्तों? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यानी व्यवहारिक अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब आपका होमवर्क है, ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पे कब नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। उम्मीद है जो होनहार छात्र हैं वो जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए। आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। मोहिनीअट्टम नृत्य ये विकसित हुआ तो किस राज्य में विकसित हुआ, बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा क्योंकि मुझे पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। तो ये राइट आंसर है इसका, केरल। ठीक है, और मोहिनीअट्टम कैसा नृत्य है दोस्तों? यह एक लोक नृत्य है। ठीक है, यानी कि एक फोक डांस है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों एक है कथकली। ठीक है, नाम तो सुना होगा कथकली का, तो ये केरल से संबंध रखता है। कथक कहाँ से संबंध रखता है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और उसमें कली जोड़ते ही वो केरल का हो जाता है। ठीक है, यहीं पे एक और नृत्य होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य है, मुझसे मिस्टेक हुआ था, लोक नृत्य मैंने बोला था। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अट्टम नाम जोड़ के, ठीक है, 2-3 लोक नृत्य हैं, उन्हें भी याद रखना। कुडियट्टम, कृष्णअट्टम, थेयम। ठीक है, तो कुडियट्टम याद रखना कहाँ का है? केरल का है। अगर पूछ ले प्रश्न कृष्णअट्टम तो कहाँ का है दोस्तों? ये भी है आपके केरल का। अगर थेयम की बात हो तो ये भी कहाँ का है दोस्तों? केरल का। और केरल में इलायची की पहाड़ी बहुत फेमस है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुषिर वाद्य यंत्र है? ठीक है, सुषिर, इसमें देखिए सुषिर आ रहा है, यानी कि हवा का कोई रोल तो होगा, है ना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी। ठीक है, अब सुषिर वाद्य यंत्र होता क्या है, मैंने आपको बता दिया है। जिन वाद्य यंत्रों में क्या होता है, हम हवा मार के कोई ध्वनि निकालते हैं। ठीक है, उसमें फूंक कर कोई ध्वनि निकालते हैं। ठीक है, और इसका विकास सबसे पहले कहाँ पे हुआ? अरब देशों में। ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे देख लो, शहनाई भी एक एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप याद रखना। चलिए कितना टाइम हुआ? चलिए कोई बात नहीं, हम प्रश्न कर लेंगे 50 मिनट में, है ना। और काफ़ी डिटेल में कर रहे हैं, और इतना याद रखना, आप 50 मिनट में लगभग 200 प्रश्न लेके जा रहे हो। ठीक है, तो दिमाग में ये बिल्कुल मत रखना कि आपने टेस्ट में 50 क्वेश्चन किए। आप इसका एक्सप्रेशन जैसे आप समझ रहे हो, ठीक है, वैसे आपके लगभग 200 प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक बार सोच के देखना। ठीक है, और नोट बनाओगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या है। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपिल के द्वारा। ठीक है, और यह भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है, यह भी आप याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। अब हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्न, तो राज्यपाल को है। अगर पूछ लिया जाए प्रश्न कि राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है, या फिर यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों अनुच्छेद भी याद रखना, अनुच्छेद 174। ठीक है, आर्टिकल 174 याद रखना। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 पर, और देखिए थकना मना है। ठीक है, तो थकना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 27 पढ़ता हूँ आपके लिए। बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है उसका उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ, जल्दी से बताइए। इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों, आपको एक हिंट देता हूँ, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वही स्थान है। ठीक है, और अब आप जवाब दे पाएंगे। चलिए जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे रहा। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 28 फैक्चुअल है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1948 ईस्वी में। ठीक है, अब आपसे एक फिर से एक असाइनमेंट है, आप बताओ कि इसकी स्थापना की कहाँ पे गई थी। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय वानिकी परिषद है इसकी स्थापना किस स्थान पर की गई थी। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 पे। तो ध्यान से पढ़िए, प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो दोस्तों सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में इन ऑप्शंस में ललितपुर जिले में मिलता है। ठीक है, क्या, यूरेनियम। और कितना प्रतिशत मिलता है दोस्तों, तो 0.01 से लेके 0.09 तक। ठीक है, तो इतना प्रतिशत यूरेनियम देखने को मिलता है कहाँ पे, ललितपुर में। याद रखना आप। प्रश्न नंबर 31 क्या है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, तो याद रखना। और इसके पीछे का अगर आपसे कारण पूछ लूँ मैं तो क्या होगा, बताइए, सोच के बताइए। इसमें देखिए दोस्तों ये हल्का सा आपका भारत का स्केचिंग है। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे बिल्कुल। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है हिमालय। ठीक है, क्या देखने को मिल जाता है, हिमालय। और हिमालय क्या करता है दोस्तों, कौन सी हवाएं दोस्तों, साइबेरियन। ठीक है, इनको रोक देता है, जिसकी वजह से और इधर से जो हमारा क्या मानसूनी हवा आता है, यहाँ 23.5 डिग्री तक तो हमारा सूर्य ही चमकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरे भारत का जो जलवायु है वो लगभग कैसा रहता है, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश का विशेषकर कैसा है, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो कारण भी आपने जान लिया, हिमालय। प्रश्न नंबर 32 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहां की गई है वह जगह है। तो बताइए कौन सा है दोस्तों। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। ठीक है, अब आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि नॉलेज पार्क की स्थापना नोएडा में किस वर्ष किया गया था। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रश्न नंबर 33 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहां पर लगता है, बताइए। उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला दोस्तों लगता है आपके, जल्दी से बताइए, इसका जवाब क्या होगा, मेरठ में। ठीक है, याद रखना। और ये उत्तर प्रदेश का सेकेंड बिगेस्ट है, यानी दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा मेला लगता है नौचंदी का मेला। कहाँ पे लगता है, मेरठ में। ठीक है, तो याद रखना। और सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, तो हरिद्वार और प्रयागराज में, जिसको हम बोलते हैं महाकुंभ। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, महाकुंभ। ठीक है, 12 साल में एक बार लगता है। कहाँ कहाँ पे, हरिद्वार में लगता है और प्रयागराज में लगता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए। उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है, बताइए। बरसाना में जो होली का उत्सव मनाया जाता है किस नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लठमार होली। ठीक है, तो बरसाना की राधा थी, याद रखना। कहाँ की, बरसाना की थी राधा। ठीक है, और नंदग्राम से संबंध रखते थे कृष्णा। तो उन दोनों के प्रेम को होली के रूप में, ठीक है, मनाने के लिए दोस्तों लठमार होली मनाई जाती है। और नंदग्राम से पुरुष होते हैं, याद रखना। पुरुष कहाँ से होते हैं, नंदग्राम से। और जो औरतें होती हैं वो कहाँ से होती हैं, बरसाना से। ठीक है, तो याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 35 का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1874 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का राजकीय संग्रहालय। और अगर पूछ ले आपसे प्रश्न, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय संग्रहालय है वो कहाँ पे है, तो मथुरा में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1874 ईस्वी में हुई। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या है। अब हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 5-6 क्वेश्चन, जिससे आपके अंदर ना करंट अफेयर पढ़ने की भी जिज्ञासा बढ़े। ठीक है, तो देखिए क्या है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन मार्च 2024 में किस देश में आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में। ठीक है, तो ब्राजील की एक राजधानी है, राजधानी का नाम है ब्रसेल्स। क्या नाम है दोस्तों, ब्रसेल्स। और यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा गया था कि ब्राजील की राजधानी का नाम किसके नाम पर पड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक घास पाई जाती है ब्रासीलिया नाम की। ठीक है, तो ब्रासीलिया नाम के घास के नाम पर इस देश की राजधानी पड़ी है, क्या, ब्रसेल्स। ठीक है, और ब्राजील देश का नाम भी पड़ा है उसी घास के नाम पे, याद रखना। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है।
ठीक है। तो राज्य की बात हो रही है, तो कहाँ पे किया गया है ओम आकार के मंदिर का निर्माण? तो दोस्तों याद रखना, आजकल तो प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में, ठीक है। अब आप बताएंगे राजस्थान के किस स्थान पर, है ना। मैंने पहले ही बताया था कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, है ना, और कोऑपरेटिव टेस्ट भी होना चाहिए। तो कुछ आप करो, कुछ मैं करूं, इसी तरह से तो होगी ना नहीं अपार। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट 2023-24 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 39, इसको ध्यान से करिए। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बाल भेदभाव, ठीक है, बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं और करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट और 4 स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए। तो प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 मार्च को, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, क्योंकि आजकल अपशिष्ट बहुत जनरेट हो रहा है, ठीक है, और जो पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों हिंदी से रिलेटेड 10 प्रश्न और उसके बाद आपका यह सेशन संपन्न होगा। तो जल्दी जल्दी से आप जवाब देते रहिएगा। देखिए हिंदी आपकी तैयार है, मुझे पता है, ठीक है। तो आपको बताना है अन्योन्याश्रित का मतलब क्या है, बताइए। तो दोस्तों अन्योन्याश्रित का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो याद रखना आप कि आपसे क्वेश्चन ना छूटे। और इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो प्रवाल आप जानते होंगे समुद्र में पाया जाता है, और प्रवाल के लिए भोजन बनाता है एक जीव जिसका नाम है जूजेंथैलिया। क्या नाम है दोस्तों? जूजेंथैलिया, ठीक है। और जूजेंथैलिया क्या करता है? भोजन बना के प्रवाल को देता है और प्रवाल इसको घर देता है, ठीक है। तो आप याद रखना, देखो प्रवाल को जूजेंथैलिया क्या देता है? भोजन। क्या देता है? भोजन। और प्रवाल क्या इसको देता है? घर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक दूसरे पर आश्रित होना, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अन्योन्याश्रित। ये हिंदी हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए क्या है। वह सायंकाली बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, ठीक है, शाम के समय में जब पशु वन से चरकर वापस लौटते हैं तो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको एक शब्द में गोथुली कहते हैं। क्या कहते हैं? गोथुली, ठीक है। तो उम्मीद है आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखिए क्या है। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। देखिए यहाँ पे किसी भी पार्टी का कोई ऐसा रोल नहीं है, न तो बात है, ये सिर्फ एक उदाहरण है, ठीक है। तो आपकी भावना पार्टी को लेकर आहत नहीं होनी चाहिए। तो भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। तो रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुटिया डूब जाना, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए क्या है। अनुनासिक का संबंध होता है, ठीक है, अनुनासिक व्यंजन होते हैं दोस्तों, तो उसका संबंध किससे किससे होता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह से, ठीक है। अगर आप क ख ग घ अंग करते हो तो उसमें जो 5वां वर्ड आता है अंग, च छ ज झ इयो बोलते हो आप, ठीक है। आप एक बारी मेरे साथ ना उसको उच्चारित करो, इया बोलो, ठीक है। तो आपके कंठ पे भी जोर पड़ेगा और आपके नाक के रास्ते श्वास भी निकलेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। और इसका नाक और मुंह दोनों से संबंध होता है। बोलो आप इया, है ना। तो कंठ पे भी जोर पड़ रहा है और नाक से सांस भी निकल रही है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए क्या है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो चारों ऑप्शन अगर आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है, तो भाषा निर्माण के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ध्वनि चाहिए, ठीक है। अब ध्वनि के बाद आपको चाहिए शब्द, शब्द हो गए। शब्द के बाद आपको चाहिए शब्दों से निर्मित एक पद। अगर आपके पास पद हो गए तो आप क्या करोगे? वाक्य का निर्माण करते हो, ठीक है। तो यहाँ भाषा निर्माण की सबसे सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले ध्वनि नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या है। साहित्य और समाज का अन्योन्यश्रित संबंध है, इसका सही बात, जैसे
करेक्ट जो लिखावट है वो क्या है। ठीक है, होता है ना कि वाक्य शुद्धि या फिर शब्द शुद्धि पूछता है, तो बताइए यहाँ पे लिखा है अन्याश्रित संबंध, और इसके पहले हमने देख लिया था अन्योन्याश्रित, है ना। तो ऐसे कभी कभी एग्जाम में भी हो जाता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, राइट। तो वहाँ पे ऐसे हो जाए तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अन्याश्रित को हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी अन्योन्याश्रित। ठीक है, इसका मीनिंग हम समझ चुके हैं, है ना। तो उम्मीद है याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों अभ्युदय शब्द में यण संधि है। ठीक है, याद रखना आप कौन सी संधि है अभ्युदय में, यण। अब यण संधि होता क्या है, पहले हम इसको तोड़ के देख लें। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है अभिधन उदय। क्या होता है दोस्तों, उम्मीद है आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, रिवीजन ही तो चल रहा है आपका टेस्ट के माध्यम से। अभिधन उदय, तो यहाँ पे आपको ई धन उ के मेल से क्या बन रहा है बताइए, ई धन उ इक्वल टू य बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे संधि को बोल देते हैं हम, बताइए, यण संधि बोल देते हैं। ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 48 देखिए क्या है, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों प्रसून का पर्यायवाची शब्द होता है पुष्प। ठीक है, याद रखना आप, बिल्कुल भूलना नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखिए क्या है, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई। बताओ, एक नुकसान हुआ था, दूसरा भी नुकसान हो गया, और इसको आपको बताना है, रिक्त स्थान में आपको भरना है, इस मुहावरे का निम्नलिखित में से चयन करना है। तो जल्दी से बताओ। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा, कंगाली में आटा गीला। ठीक है, कंगाली में आटा गीला, है ना। बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई। ठीक है, तो याद रखना आप, ऐसा कोई भी मुहावरा बना के दिया जाए जहां पे दोहरा नुकसान दिखे तो वो हो जाएगा कंगाली में आटा गीला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या है, बड़े न हूजे गुणन बिनु विरद विड़ाई पाए। ठीक है, बड़े न हूजे गुणन बिनु विरद बड़ाई पाए, कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। अब इस पंक्ति में दोस्तों इसका अर्थ तो स्पष्ट है। ठीक है, कि बड़े न हूजे गुणन बिन, यानी गुण के बिना अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आप बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रस्तुत पंक्तियों में से अलंकार निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, मैं समझा के आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थांतरन्यास। ठीक है, ये एक अलंकार है। अब ये होता क्या है इसको हम समझ के आज का सेशन समाप्त करेंगे, और उम्मीद है कि यह सेशन में आपने लगभग 200 से अधिक प्रश्न सीखे हैं। ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस भी मिला होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, इस क्वेश्चन के बाद आपकी जिम्मेदारी होगी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, अधिक लोग जुड़ते हैं तो मज़ा आता है ना, मोटिवेशन मिलता है, हम अगले टेस्ट के लिए और मेहनत करते हैं और अच्छा कंटेंट लाते हैं, राइट। तो आप याद रखना। चलो यहाँ पे इसको हम समझ लेते हैं, जैसे जहाँ सामान्य कथन का विशेष रूप से अगर कोई बात उसमें बताई जाए, एक सामान्य कथन से कोई विशेष बात बताई जाए, ठीक है, तो यहाँ पे होता है अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, यानी कि अर्थ में अंतर होता है। ठीक है, अगर हम किसी एक सामान्य शब्द से कोई विशेष बात कहें, ठीक है, या फिर एक विशेष होता है ना, एक विशेष रचना कर दी हमने शब्द की या वाक्य की, और उससे एक सामान्य सा मीनिंग निकले, ठीक है, तो वहां पे भी अर्थांतर क्या है, अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, यानी अर्थ में अंतर जहां पे आपको दिखाई दे और उस वाक्य के हिसाब से ना हो, तो वहां पे जो अलंकार होता है उसको हम बोलते हैं क्या, अर्थांतरन्यास अलंकार। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको भी तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आप लोगों से विदा चाहेंगे दोस्तों, और उससे पहले आप लोग के लिए असाइनमेंट है। ठीक है, जो भी आप लोगों में से जो भी कैंडिडेट इन 10 क्वेश्चन का राइट आंसर एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लिखता है, तो अगले टेस्ट सीरीज में उसका नाम आईडी के साथ, ठीक है, यहाँ पे शो किया जाएगा। ठीक है, और यह एक नई पहल है कि आप लोग ना अपना 100% दो, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पे विदा चाहेंगे, और जय हिंद दोस्तों।